जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। और पिछले क्लास में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को शुरू किया था। इससे पहले विद्युत स्थिर विद्युत की हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और अब जो है हमें पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम कुछ बातें पहले कर चुके हैं, यानी पहले लेक्चर में जो हमारा पहला लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने ढेर सारा बात किया था। खास करके करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो बेसिक पॉइंट होते हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और आखिरी माने आखिरी टाइम में हमने जो बात किया था वो था संवहन वेग, जिसको आप बोलते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोगों ने आखिरी टाइम में जो है इसी पर चर्चा किया था, अगर आपको ध्यान हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं एक्चुअली में, है ना। तो आगे का अभी जो है हम लोगों को चर्चा अभी करना है। चलिए देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपको ध्यान हो तो हमने आपको बताया था कि मान लीजिए यदि हमारे पास एक जो है ना कंडक्टर है, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसको रख दिए, तो सीधी सी बात है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ कर देते थे। अगर आपको ध्यान हो तो हमने यही बात आपको बताया था। जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चूंकि कंडक्टर जो होता है, जो भी चालक होता है, कंडक्टर जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। ठीक है, चालक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चलने के लिए फ्री होते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चलना प्रारंभ कर देंगे अगर आप इसके ऊपर में विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो, विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो। और चलेगा किधर? तो जिधर आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हो उसके विपरीत दिशा में ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना शुरू कर देंगे। यही प्रक्रिया है जो हम लोगों ने पहले सीखा था। लेकिन इसमें आपको हमने ये बात बताया था कि जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर आपको ध्यान हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, और वो था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। ऐसा करके हम लोगों ने एक फॉर्मूला लाया था पिछले क्लास में। पिछला जो अपना लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने ये फॉर्मूला लाया था। और इसमें आपको हमने बताया था प्रॉपरली कि ये जितने भी आपको टर्म दिख रहे हैं, इन सभी टर्म का मतलब क्या है। जैसे कि ई का मतलब स्मॉल ई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इसका वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। उसी तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको हमने बताया था 9.1 इंटू 10 कितना होगा, 31 किलोग्राम होगा। और ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड था। ई जो था इसका मतलब था इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र था। और उसके बाद टाउ जो था विद्युत क्षेत्र ये था। और टाउ जो आपको दिख रहा है, इस टाउ का मतलब टाइम था, और इसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोले थे, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शिथिलन समय, शिथिलन समय, ये शिथिलन समय था। ठीक है, तो इतना बात हम लोगों ने पिछला जो लेक्चर था उस पिछला लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था। और साथ में हम आपको ये भी बताए थे कि ये जो अपना जितना भी पॉइंट वगैरह है, ये फॉर्मूला वगैरह जो है, ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ टर्म ऐसे होंगे या ऐसे टर्म आएंगे जहां पर ये सब चीज जो है आपको काम आएगा। कुछ फार्मूला वगैरह हम लोग डिराइव करेंगे और वो फार्मूला को प्रूफ करने के लिए ये वाला टर्म जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ये बात जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था। सही है, तो पहली बात तो हम लोगों ने चर्चा जो शुरू किया था कि विद्युत धारा है क्या। फिर विद्युत धारा से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो क्वेश्चंस बनते हैं वो प्रश्न आपके सामने हमने रखा था। और साथ में उसके जस्ट बाद हम लोगों ने बात ये भी किया था कि विद्युत धारा दो तरह के होंगे, जिसमें एक को हम लोग दिष्ट धारा बोले थे, डायरेक्ट करंट, और एक था आपका प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा माने अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आज थोड़ा सा इसी बात को, संवहन वेग को थोड़ा और विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ फॉर्मूला आज जो है हम लोग और डिराइव करने वाले हैं, और ये फॉर्मूला पर आधारित कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग अभी जो है वो देखने वाले हैं। देखो, तो बात यहां पर यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लो हमारे पास जो है एक चालक है, एक ऐसा कंडक्टर है। तो
इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ तो अपना एरिया होगा, जो भी कंडक्टर है उस कंडक्टर का अपना कुछ ना कुछ एरिया होगा। मान लो इस कंडक्टर का जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है, ऐसा मान लिए हम, इसका जो क्षेत्रफल है ना वो ए है, और आपने इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो है अपोजिट दिशा में, माने विद्युत क्षेत्र जिधर आपने आरोपित किया है उस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ कर देंगे। सही है। अच्छा, इस चालक का लंबाई आप मान लो एल, इस चालक का लंबाई जो है वो एल है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, एक बात हम लोग जानते हैं, इन यूनिट वॉल्यूम, इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम माने इसका अर्थ ये हुआ इकाई आयतन में, इकाई आयतन में इस चालक से जितने चार्ज जाएंगे ना वो चार्ज का वैल्यू है एन ई। इकाई मतलब एक से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में एक यूनिट आयतन जो होगा इसका, उसमें एन ई इतने चार्ज जो है ना ये इससे गुजरेंगे। इसीलिए अगर हमको कहा जाए कि इन पूरा वॉल्यूम ले लो आप, ये जो कंडक्टर है इसका वॉल्यूम एक नहीं, यूनिट नहीं, पूरा जो वॉल्यूम होगा वो ले लो, तो इसका वॉल्यूम आप क्या ऐसे ले सकते हो, वॉल्यूम जो है किसी भी चालक का एरिया गुने लंबाई को भी तो बोल सकते हैं। क्षेत्रफल गुने लंबाई जो है क्या इसका आयतन नहीं बन जाएगा? तो अगर हमसे बोले इन ए इंटू एल, एरिया इंटू एल वॉल्यूम, इतना आयतन में, यानी ए एल आयतन, आयतन में चार्ज का मान कितना होगा? अगर आपने एक यूनिट वॉल्यूम में यानी इकाई आयतन में यदि आपने उससे चार्ज निकाला एन ई, टोटल इकाई आयतन से एन ई आवेश गया, तो टोटल इसका अगर मान लो हम लोग आयतन लेते हैं ए इंटू एल, वॉल्यूम लेते हैं ए इंटू एल, तो इससे कितना इलेक्ट्रॉन्स या कितना यहां से चार्ज निकलेंगे, तो चार्ज का जो टोटल वैल्यू आएगा वो आ जाएगा एन इंटू ई, और इसके आयतन से मल्टीप्लाई कर दो। इसके आयतन से क्या करना है? मल्टीप्लाई। अगर यूनिट वॉल्यूम लिए थे, इकाई आयतन लिए थे, तो इसमें एक से मल्टीप्लाई करो एन ई, इतना चार्ज इससे निकला था, आवेश निकला था। अब हमसे बोला है ए एल वॉल्यूम में बताओ कितना निकलेगा, यानी पूरा इसका वॉल्यूम ए इंटू एल मान लिया है, एरिया गुने लंबाई आयतन के बराबर होता है। तो इसका मतलब इस आयतन से इसको गुना कर दो, टोटल जितना आएगा वो इसका क्या हो जाएगा? आवेश का मान हो जाएगा, यानी इस चालक से इतना आवेश चलना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि हम इसमें जो है ना लंबाई को टाइम से भागा दे देते, क्योंकि टोटल लेंथ पर यूनिट टाइम जो होता है वो वेलोसिटी देगा, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, और साथ में टाइम से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। अपना इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, माने इक्वेशन जैसा था उसके मूल प्रकृति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम और टाइम कट जाएगा, तो जैसा था वैसे बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा फार्मूला जो है ना वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बन जाए, माने हमारा जो संवहन वेग जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे उसके ऊपर आधारित हो जाए, हम उस पर इसको लाना चाहते हैं। समझे बात को? तो इसके लिए करेंगे क्या, हम टाइम से डिवाइड कर देंगे और टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लंबाई बट्टा टाइम, यानी कि इस लेंथ में जितना टाइम के अनुसार से इलेक्ट्रॉन चलेगा पर यूनिट लेंथ तय कर, पर यूनिट टाइम में लंबाई तय करेगा, उतना उसका वेग होगा, और उस वेग को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, संवहन वेग। तो ई टाइम को आप इधर फेंक दो, ई टाइम को इधर फेंकोगे तो क्यू बट्टा टी बनेगा, ई एन ई तो वैसा ही रहेगा, एरिया तो आपका यही रहेगा, और एल बट्टा टी के जगह पे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगा सकते हैं, या बगल में आप लिख लीजिएगा, क्योंकि एल बट्टा टी जो होता है संवहन वेग के बराबर होगा, इसलिए एल बट्टा टी को संवहन वेग बोल दिया। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, क्यू बट्टा टी को हम करंट बोलते हैं। अभी मैंने पिछला जो लेक्चर था उसमें आपको हमने बताया था, चार्ज पर यूनिट टाइम जो होता है उसको हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। तो विद्युत धारा का एक और फॉर्मूला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से ये क्या बनेगा,
यहाँ पर बनेगा विद्युत धारा बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, माने इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसका? पूरे कंडक्टर का, कंडक्टर का क्षेत्रफल, और गुने VD। VD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी संवहन वेग। तो आप यहां पर गौर करेंगे करंट का ये फॉर्मूला हो गया, साथ में क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी तो फॉर्मूला हो सकता है। तो यहां से I और ई बाकी को इधर फेंक दोगे NEA, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी तो फॉर्मूला हो गया, नहीं हुआ? तो देख लीजिए आप गौर से, संवहन वेग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमने आपको पहले बताया था और एक फॉर्मूला आप अभी देख लो। तो ये संवहन वेग का एक और फॉर्मूला आपको देखने को मिल गया, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, जितने फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये संवहन वेग का फॉर्मूला हमने कैसे लाया आप ये समझ चुके हैं। तो आइए अब इस फॉर्मूला पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर आधारित जो क्वेश्चन है वो कैसा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने हमने ये पहला क्वेश्चन रखा, ये पहला क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो ढंग से, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़िए और उसके बाद देखिए इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला यह है कि एक 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार से 2 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होती है। माने एक तार है और उस तार का जो एरिया है ना, कोई तार है, इस तार का जो एरिया है ना वो हमको दे रखा है। तो तार का एरिया कितना दे रखा है? ये एरिया दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान देना ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक ना, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल दिया तार का। अच्छा इसके बाद क्या दिया? तो इससे करंट चल रहा है कितना? तो इससे करंट चल रहा है 2 एम्पियर का, ये भी बात दे रखा है, 2 एम्पियर का इससे विद्युत धारा चल रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा अब हमको और क्या दिया है, आगे बढ़ो। यदि इसके प्रति इकाई आयतन में 4 गुने 10 के पावर 28 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी 4 गुने 10 के पावर 28 इलेक्ट्रॉन यानी की संख्या दे रखा है, इतना है। तो संवहन धारा, अच्छा संवहन धारा यानी संवहन वेग यहां पर कर देना, ये धारा लिखा गया है, ठीक है। संवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए कितना होगा, संवहन वेग जो है वो कितना होगा, यानी VD का मान हमसे पूछ दिया। इंग्लिश में भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ो तो आपको इसका मतलब यही चीज है। तो स्वाभाविक बात है कि आप इसको भी पढ़ के ऐसे निकाल सकते हो। अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर, एक 2 एम्पियर का करंट इज फॉलोइंग इन अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उससे 2 एम्पियर का करंट चल रहा है। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है 4 गुने 10 के पावर 28 है, तो बताइए इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो इसमें एरिया जो है ना वो CGS यूनिट में दे रखा है, तो हमारा काम है इसको SI में कन्वर्ट करना। तो याद रखिएगा SI में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर -4 से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 के पावर -2 मीटर, और अगर इसका आपने स्क्वायर किया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, इतना मीटर स्क्वायर। इसीलिए अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 गुने 10 के पावर -4। अब बताइए क्या एरिया भी SI मात्रक में आ गया? हाँ जी आ गया, एरिया SI मात्रक में आ गया। लेकिन हमसे पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और आप अभी जस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट को लेकर के एक फार्मूला पढ़े, देख लीजिए ये फार्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर करंट बट्टा NEA, यही फार्मूला है, यही फार्मूला लगाना है, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो यहां पर हम फार्मूला लगाते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होगा, I डिवाइड बाई NEA, सही है। तो I यानी 2 एम्पियर का करंट है, चलो यूनिट लास्ट में हम लिख लेंगे मीटर पर सेकेंड। चलिए N का वैल्यू कितना है, हालांकि ये पर मीटर क्यू है, ध्यान रखिएगा प्रति मीटर क्यू ही रहता है इसका वैल्यू। तो यहां पर आप रखो 4 गुने 10 के पावर 28
सही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। ठीक है। अच्छा, एरिया का मान यहां से दे रखा है 2 × 10⁻⁻4। थोड़ा अपना हिसाब किताब इसमें लगा लेना, करीब करीब जो है ना आपका वैल्यू जो है ऐसा ही रखा जाएगा, और ये 2 और 2 जो है वो कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर देखो क्या बचेगा, ये जो आएगा 16 चौका 64, यानी 6.4 बोल दो। अच्छा, एक काम करते हैं, 19 और 4 कितना हो जाएगा, ढंग से यहीं पर डायरेक्ट कैलकुलेशन, 19 और 4 23 हो जाएगा, और ऊपर में प्लस 28 है, ये माइनस 23 है। तो प्लस 28 में से माइनस 23 अगर घटाओगे तब -5 बचेगा, और अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे, सॉरी +5 बचेगा, और इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो ये -5 बचेगा। सही है बात, यही आएगा। अच्छा, ये डेसिमल अगर हटेगा तो ऊपर में 0 आएगा। अच्छा, इसको अगर आपने डिवाइड करना शुरू किया तो एक काम कीजिए, इसको डिवाइड करने के लिए 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दो और उतना ही से गुना कर दो। बड़ा सिंपल है, एगो 0 अगर बैठा दिए तो नीचे 10 से भागा देना पड़ेगा ना, तो 10⁻⁻1 कर दिए, बात एक ही पड़ा। तो ई इसके साथ जुड़ जाएगा, अब इसके साथ ही भागा आप दे सकते हैं। अब भागा दीजिएगा तो 100/64, यानी 64 एकम 64, और बचेगा कितना, तो उधर बचा 30 और 30 और 6 36, 36 ना बचेगा, यानी कि 5 से ये कटेगा 1.5। तो 1.5 वाला समथिंग ऑप्शन आपका जो है एक ही है, यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 10⁻⁻6 इतना मीटर पर सेकेंड आएगा, और ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आपका जो है सॉल्यूशन दे देगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख लो, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से जो है हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पीछे होंगे, हमारा ये जो फॉर्मूला था, आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये पढ़ा था, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप इससे पहले इसका नोट्स आप बना चुके हैं। आज जो है आपको नोट्स यहां से बनाना है, जो बात आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी में लिख चुके थे आप उसी को यहां से कंटिन्यू जो है आप आगे लिखना शुरू कर दीजिए। तब पहले ये फॉर्मूला जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, पहले इस फॉर्मूला को जो है आप अपने नोट्स में शामिल कर लो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको भी रिवीजन के उद्देश्य से बाद में जाकर के आप रिवीजन कर सको, इसी उद्देश्य से इसका भी आप क्या करो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी आप जो है नोट्स बना लेना, इसको भी आप अपने नोट्स में शामिल कर लेना। देखो, ऐसे ऐसे प्रश्न जो होंगे ना ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि इस सब क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो फार्मूला पर आधारित ऐसे प्रश्न आपसे जो है सामान्य तौर पे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ढंग से तैयार रखते हो तो आप निश्चित तौर पर बोर्ड में जो है बना करके आओगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये रहा जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहले स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन देख रहे हो इसको आप ढंग से पढ़ो, इसको बढ़िया से आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, और इसको पढ़ के जो है ना अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर दो, थोड़ा देर के लिए रोक दो, और रोकने के बाद पहले आप इस क्वेश्चन को बनाओ, समझे। उसके बाद फिर हम जैसे बनाते हैं तो आप उसको चेक कर लेना, उसके आधार पे आप मिला लेना कि आपने जो बनाया है वो प्रोसेस और हम जो बनाए हैं वो प्रोसेस, दोनों में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है। हालांकि प्रोसेस तो दोनों का सेम होगा, अगर गलती हुआ सही हुआ तो उसका जांच आप कर सकते हो खुद से। तो ये क्वेश्चन है, हम थोड़ा क्वेश्चन को पहले पढ़ ले। देखिए क्वेश्चन ये है कि जब आर त्रिज्या वाले तार से आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, माने एक जो है वायर है, एक तार है, इस तार का जो रेडियस है ना, ये रेडियस बोला है कि पहले आर है, एक वायर है, इस वायर का जो रेडियस है ये रेडियस दे रखा है आर। ठीक है। और इससे जो करंट चल रहा है ये करंट का वैल्यू है आई, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स का संवहन वेग vd है। इस वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उस इलेक्ट्रॉन का vd, ये बोल रखा है vd, इसका जो है संवहन वेग है। इस केस में जो हम लोगों को अभी दिया है
है कि एक आर रेडियस, आर त्रिज्या वाला एक जो है तार है, व्हेन अ करंट आई इज सेट अप इन अ वायर ऑफ रेडियस आर, माने एक आर रेडियस वाले कोई तार से करंट हम लोग आई सेट कर लेते हैं, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वीडी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वीडी हो गया। अब कहता है कि अगर यही करंट आप दो लेकिन किसी और तार में दो जिसका रेडियस जो है वो रेडियस 2r है, एक ऐसे तार में यही करंट दो, सेम आई करंट ही देना है लेकिन इसका रेडियस कितना है 2r है, तो कहता है कि बताइए अब इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, v डैश बोल देते हैं, इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, ये हमको बताइए निकाल करके। ये प्रश्न है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न समझ चुके हैं कि प्रश्न क्या बोला है। एक बार और नहीं तो हम रिपीट कर लेते हैं इस बात को। कह रहा है पहले कि एक तार है जिसका रेडियस r है, त्रिज्या r है, इसमें आई करंट चल रहा है, इसकी वजह से इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है, यानी सिंबॉलिक तौर पे ही क्वेश्चन में डाटा दे रखा है, vd इसका जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब बोला यही करंट अगर दूसरा तार में तो करंट वैल्यू सेम, लेकिन तार का जो रेडियस है वो 2r कर दिए, तो अब बताइए क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगा या वही रहेगा? तो भाई चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि याद करो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो I डिवाइड बाई NE एरिया, यही तो होता है। यानी इससे एक बात निकलता है कि बाकी अगर कांस्टेंट रहे ना तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। माने अगर क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है यहां पर इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो घटेगा, और क्षेत्रफल अगर घटाओगे तो स्वाभाविक बात है संवहन वेग का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी उल्टा प्रोसेस चलेगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारे ख्याल से ये बात आप समझ रहे हो, बहुत सामान्य सा गणित है, इतना भी भारी गणित नहीं है कि आप इसको नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, यहां पर बोला है नहीं तो आप इस बात को ना, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इस फॉर्मूला को दो स्थिति के लिए लिख सकते हो। कैसे? तो एक बार पहला के लिए आप लिख सकते हो और आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो, मान सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या करो ना, यहां पर लिख दो, चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, तो पहला ऑब्जेक्ट फर्स्ट जो सिचुएशन है ना, फर्स्ट जो स्टेप है उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि पहला स्टेप के लिए आप ऐसे लिख दो, लेकिन यहां पर एरिया का वैल्यू रख देना। एरिया का वैल्यू क्या रखोगे? तो चूंकि ये गोलाकार है तो वृत्त का जो एरिया होता है वही रख दो, πr² रख दो, इसको आप इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक। अच्छा, यही फॉर्मूला आप सेकेंड स्टेप के लिए भी लगाना, सेकेंड स्टेप के लिए भी यही फॉर्मूला लगाना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डैश कर देना खाली, ताकि दोनों जो है अलग अलग जो है हो जाए। हमको यही निकालना है। करंट फिर से सेम दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को भी बोला इसमें कांस्टेंट रखिए, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, खाली बस बोला है पाई भी ठीक रखिए, r के जगह पे 2r कर दीजिए, इसका मतलब ये 2r का स्क्वायर होगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब जब लिखोगे आप तो डैश बराबर v डैश बराबर 1 i बट्टा NE, और गौर करेंगे तो यह आएगा πr² इंटू 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है बात? इसको आप कर दो इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, हमको यही तो निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से देखो तो vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डैश बराबर इतना बराबर पहले से आपको दे रखा है, क्या चीज? इतना बराबर पहले से दे रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पुराना वाला, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रह जाएगा इतना के जगह पे ये, और बट्टा में 4, क्योंकि ये नीचे है तो ये बट्टा में 4 आपका रहेगा ही रहेगा। तो नया जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा वो पहले के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तुलना में 1/4 रह जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। देख लीजिए ये हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सही है? तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, और आपको ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए, हालांकि ये प्रश्न को तो हम डिटेल में बताए हैं अभी, जितना कम समय में आप बना सकते हो उतना कम समय में, कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है।
कि कैलकुलेशन आपका कैसा है। समझ गए बात को। तो एक तो रहा ये क्वेश्चन, इसका भी अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भी अपने नोट्स में शामिल करिए। ठीक है, इसको भी आप जो है अपने नोट्स में शामिल कर लो। ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर हम बात करना शुरू करेंगे। देखिए आगे एक टॉपिक है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, धारा घनत्व इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ना धारा घनत्व के बारे में बात करने वाले हैं। देखो अगर मान लो हमारे पास एक वायर है, आप समझना इस चीज को पहले, फिर हम डेफिनेशन जो लिखा हुआ है उस पर भी आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। अगर मान लो हमारे पास एक चालक है, तो हर चालक का अपना एरिया होता है। मान लो इस चालक का एरिया जो है वो ए है, इस चालक का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है, ऐसा मान लो। चलो ठीक। अच्छा, इसमें से जब करंट निकालोगे ना, मान लो इसमें से करंट आई निकालोगे, तब पूरा इसका एरिया से जो है इस तरह से करंट निकलेगा। तो एक्चुअली में हम लोग ये पूरा एरिया से जब करंट निकालते हैं तो जितना कम एरिया रखोगे उतना कम करंट निकलेगा, कम इलेक्ट्रॉन गुजरेगा। ज्यादा एरिया रखोगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गुजरने का रास्ता मिलेगा। तो जब आप ज्यादा एरिया रखोगे, या जो एरिया है उस एरिया से जितना इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो, यानी जितना करंट आप निकाल सकते हो, तो क्या उसको हम डेंसिटी के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका डेंसिटी का, करंट डेंसिटी का परिभाषा कहता है प्रति इकाई क्षेत्रफल से, प्रति इकाई क्षेत्रफल से जितना करंट पास करवा सकते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल से जितना करंट पास करवा सकते हैं उसी को बोलते हैं धारा घनत्व, और इसको हम लोग जे से सूचित करते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई एरिया, प्रति यूनिट एरिया से जितना करंट पास करेगा उसी को बोलते हैं धारा घनत्व, और उसको जे से डिनोट करते हैं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा के मान को धारा घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो धारा घनत्व का डेफिनेशन से, डेफिनेशन के आधार पर ये फॉर्मूला बन गया। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इजी वे में आप ये समझ जाओगे। अच्छा, इस फॉर्मूला के आधार पर अगर हम आपसे बोले कि बताइए इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो फट से आप इसका एसआई मात्रक जो है एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ जे, जे बोले तो जे का मतलब धारा घनत्व। ठीक है, तो जे का एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक इसके फॉर्मूला पर आपको बताना है, जो फॉर्मूला है उसके आधार पर। तो इसका जो होता है करंट का होता है एम्पियर, और बट्टा में हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जो है धारा घनत्व का एसआई मात्रक हो जाएगा। और एक बात इसमें और हम आपको जोड़ करके बता दे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, सदिश राशि। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक ना। तो धारा घनत्व से जुड़ा हुआ एक तो पहला ये स्क्रीनशॉट आप लो, और इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये बड़ा काम का बात है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा और इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो धारा घनत्व आप समझ गए कि धारा घनत्व है क्या, करंट डेंसिटी है क्या, ये आप समझ गए। और साथ में फॉर्मूला याद रखना, इसका ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा मात्रक जो होता है ना, इसको भी आपको जो है विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम ऐसा बोले कि हमारे पास एक एरिया है, लेकिन एरिया जो है किसी एंगल पर है, अभी अगर आप गौर करना, करंट जो है ना, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में इसका, अगर मान लो इस सरफेस पर अगर एरिया का डायरेक्शन लोगे, छोटा एरिया मानते, तो एरिया का डायरेक्शन जब भी लेते तो क्या होता, इसी सरफेस के ऊपर ये भी ऐसे ही होता, ऐसे ही निकलेगा। माने इस तरह से जो होता है हम लोग निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं ऐसे, तो करंट भी उसी डायरेक्शन में है। तो स्वाभाविक बात है कि हमारा ये जो फॉर्मूला है सेम डायरेक्शन के लिए वैलिड है, यानी ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब करंट और एरिया का डायरेक्शन सेम है। अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो आप इसमें लगा नहीं सकते, या ये बोल दो इस लाइन के सेम डायरेक्शन में। अगर हमारे पास एरिया ऐसा ना दे करके कुछ ऐसा दे दे, ध्यान से देखना है इसको, अगर हमको एरिया जो है ऐसे ना दे करके, इसको हम लोग हेडिंग बना लेते हैं
फोर एलिमेंट्री एरिया। एलिमेंट्री एरिया का मतलब होता है अल्पांश, अल्पांश क्षेत्रफल के लिए, अल्पांश क्षेत्रफल के लिए। अगर मान लो हमारे पास जो है ना इस प्रकार का अगर मान लो क्षेत्र है, एक छोटा सा एरिया हम यहाँ पर मान लो काट लेते हैं, इसी का छोटा सा एरिया जो है हम काट लेते हैं, मान लो इसी का एक छोटा सा एरिया हम यहाँ पर मान लो काट लिए, ये वाला, ठीक है। और इस एरिया का जो डायरेक्शन है वो इधर है, मान लो ये डी ए का डायरेक्शन जो है उधर है, तो इस लाइन के साथ जो है ना मान लो ये थीटा डिग्री एंगल बना रहा है और इससे करंट जो है उसी तरह से आई चल रहा है, मान लेते हैं ऐसा। तो जरा सोच कर देखो, क्या करंट के डायरेक्शन में एरिया है? नहीं है। या इस लाइन के डायरेक्शन में एरिया है? नहीं है। तो एरिया जो है ना, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट तो आप ऊपर ले जाओगे और एक कंपोनेंट आपका इधर आएगा। तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है इसमें हम लोग कॉस थीटा लगाते हैं। थीटा के साथ वाला जो घटक होता है, वेक्टर में आप लोग पढ़े हैं, इसका जो घटक होता है इसमें कॉस थीटा लग जाता है। बात समझ गए? तो इसीलिए अगर आप इसका कंपोनेंट बनाओगे तो दूगो बनेगा, एगो इधर थीटा के साथ बनेगा डी ए कॉस थीटा, एगो ऊपर बनेगा डी ए साइन थीटा। तो ऊपर वाला कंपोनेंट का तो हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है जो इसी लाइन पर होना चाहिए। तो अब अगर आप गौर करोगे तो ई वाला जो छोटा एरिया है, इस छोटा एरिया से जो छोटा सा करंट निकलेगा वो करंट निकलेगा डी आई। छोटा एरिया लिए तो छोटा करंट निकलेगा, सिंपल सी बात है। और ये जो एरिया है वो एरिया का केवल और केवल यही कंपोनेंट यहाँ पर काम करेगा, तो आप यहाँ पर डी ए कॉस थीटा लिख दो। तो धारा घनत्व का अब जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा एलिमेंट्री एरिया के लिए। अगर एरिया का छोटा वैल्यू है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, कोई बोले कि मान लीजिए छोटा एरिया इसी डायरेक्शन में हो तो थीटा का मान 0 ले लेना। तो थीटा का मान 0 ले लोगे तो कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस थीटा पूरा गायब हो गया, फॉर्मूला से साइड हो जाएगा। इसीलिए याद रखना ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया हमारे लिए। तो अब अगर आपसे हम ये बोले कि डी आई बराबर, यानी डी आई यानी करंट, छोटा करंट बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा जे डी ए कॉस थीटा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना में चला जाएगा, तो ये करंट का वैल्यू आ गया। ठीक है, एक तो फॉर्मूला आप इसको ध्यान में रखना। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम टोटल करंट निकालना चाहते हैं, इससे निकलने वाला टोटल करंट। तो टोटल करंट निकालने के लिए, टोटल करंट निकालने के लिए कुल धारा अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है छोटा छोटा वैल्यू को जोड़ करके बड़ा करके हमको दे देता है। तो हम यहाँ से करेंगे इंटीग्रेशन डी आई, ये 0 से आई तक माने जो भी करंट होगा, और उसके बाद इंटीग्रेशन जे डी ए कॉस थीटा। इसका भी कोई लिमिट होगा लेकिन अभी हमें पता नहीं, जो भी होगा वो दिया रहेगा। इसका लिमिट मान लिए हैं, मान लेते हैं कि 0 से आई तक इसका करंट होगा, तो डी आई का इंटीग्रेशन आई होता है, और लिमिट का वैल्यू रखोगे तो भी आपका आई ही रहेगा। इसका मतलब यहां से जे डी ए कॉस थीटा आई बराबर ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सही है, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अच्छा, आपको हमने पहले भी बोला है कि जे जो है यानी करंट डेंसिटी, धारा घनत्व तो सदिश राशि है, और एरिया जो है वो भी सदिश राशि है, छोटा एरिया। तो अगर ये सदिश राशि है तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म माने सदिश रूप में। तो सदिश रूप में अगर इसको लिखोगे ना, सदिश रूप में अगर इस बात को आप सदिश रूप में लिखोगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन, जे तो वेक्टर है ये है, डॉट प्रोडक्ट में हम इसको लिख सकते हैं। काहे कि डॉट प्रोडक्ट में जो है कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा से हम डॉट प्रोडक्ट में इसको ऐसे लिख देंगे। और वैसे भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है हमेशा स्केलर होता है, अदिश राशि होता है, और धारा जो है वो अदिश राशि ही माना जाएगा। ठीक ना, तो कुल मिलाकर के जे डॉट ए के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ये इसका वेक्टर रूप हो गया। ठीक ना, तो ये हमारा जो है
जानकारी हो गया, सामान्य जानकारी हो गया धारा घनत्व के बारे में। तो धारा घनत्व का पहला हमने शायद स्क्रीनशॉट आपको कहा लेने के लिए ये था। धारा घनत्व का मतलब क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल, किसी भी चालक तार के प्रति इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाला करंट, किसी भी वायर के पर यूनिट एरिया से निकलने वाला करंट को हम बोलते हैं धारा घनत्व। इसको जे से सूचित करते हैं। अच्छा, इसका ये ऐसा ही मात्रक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका नहीं हो तो फिर देख लो, स्क्रीनशॉट आप अपना ले लेना। चलो अगला जो पेज है, इसमें हमने कहा कि अगर मान लीजिए मेरे पास एरिया छोटा है, तो फॉर एलिमेंट्री एरिया हम जे का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। तो एलिमेंट्री एरिया से करंट भी छोटा जाएगा, छोटा करंट निकलेगा, छोटा करंट। अब बट्टा एरिया, लेकिन एरिया हमेशा जो है ना वो तार का जो लाइन है उसके डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ई एरिया तो इस डायरेक्शन में हम ले लिए, तो इस एरिया का दो गो कंपोनेंट, दो घटक, एक नीचे एक ऊपर। तो ऊपर वाला घटक तो कोई काम का नहीं है, उधर तो करंट चलिए नहीं रहा है, इधर करंट चल रहा है। तो ई वाला एरिया बट्टा कर देना है, छोटा करंट बट्टा टोटल एरिया नीचे, इससे एरिया से डिवाइड कर दो। तो ये जे का फॉर्मूला हो गया। अब आई का फॉर्मूला हम चाहते हैं यहां से निकालना करंट का। तो ई वाला जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, करंट निकल जाएगा, लेकिन छोटा करंट निकलेगा। अच्छा, हम चाहते हैं बड़ा करंट, टोटल करंट निकालना, तो हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व कर देंगे, इसका लिमिट का आता पता नहीं है, इसीलिए ये फॉर्मूला के रूप में रह जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे डी आई का इंटीग्रेशन आई होता है, 0 से आई करोगे तो भी आई ही वैल्यू आएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया करंट का एक, किसके मने टर्म में? तो धारा घनत्व और क्षेत्रफल के टर्म में। ये हमारा एक करंट का फॉर्मूला बन गया, ये याद रखना है। एक ये भी फॉर्मूला, ऐसा टाइप का फॉर्मूला आपके सामने दिया जा सकता है। अच्छा, इसी फॉर्मूला को अगर सदिश रूप में लिखोगे तो ऐसे लिख देंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आपका कॉस्ट थीटा आता है, तो डॉट प्रोडक्ट में इसको इस तरह से लिख दो। तो एक आपका ये रहा, और इसको जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो फंड अभी जो आपके सामने हम रखे हैं बोर्ड पर, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक ये था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन में बोला यह है कि अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 50 माइक्रो एम्पियर, माने एक चालक है और इस चालक से करंट चल रहा है। करंट कितना चल रहा है? तो इस चालक से 50 माइक्रो एम्पियर का करंट चल रहा है। ये बोला है इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज 50 mm, अगर इसका एरिया 50 mm स्क्वायर है, mm स्क्वायर माने मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1 मिलीमीटर का मतलब 10 के पावर -3। तो हम अगर यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो 50 गुने 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर होगा। ये एरिया का SI मात्रक में वैल्यू आएगा, ठीक है। और 50 माइक्रो एम्पियर को अगर एम्पियर में बदलोगे तो 10 के पावर -6 इसका भी आएगा। हमसे बोला है देन वैल्यू ऑफ द करंट डेंसिटी इन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर का मतलब SI मात्रक में पूछा है, समझे बात को। SI मात्रक में आपको बताना है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी का मान क्या होगा। हिंदी में भी आप पढ़ लो, एक चालक से 50 माइक्रो एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है। यदि चालक का क्षेत्रफल 50 mm स्क्वायर हो तो धारा घनत्व का मान एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में होगा। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आप समझ गए, यानी कहने का मतलब SI मात्रक में आपसे आंसर मांग रहा है। और बड़ा सिंपल है, एक बात बताओ, सबको SI मात्रक में कन्वर्ट कर लो और ये करंट का मान है। और हम जानते हैं धारा घनत्व बराबर क्या होता है? करंट बट्टा एरिया, यही तो होता है फॉर्मूला। तो जे बराबर करंट का मान है 50 माइक्रो एम्पियर, इसको आप एम्पियर में कन्वर्ट करो तो 10 के पावर -6 सही है। और ई एम्पियर में कन्वर्ट हो गया, एरिया है, ई एम्पियर एरिया अलग अलग है, ध्यान रखना, दोनों के एक के मान के उड़ा मत देना। एरिया का मान यहां से रख दो SI मात्रक में, ई भी तुम्हारा 50 गुने 10 के पावर -6, यही ना आएगा, इतना मीटर स्क्वायर। तो ऐसे भी दोनों टर्म सेम है, कट गया तो कट गया, तो जे का मान आएगा 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें आपका आंसर आ गया 1, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन देखो कोई ना कोई तो होगा ही, तो हमारा ये दूसरा नंबर ऑप्शन है करेक्ट। तो एक क्वेश्चन ये जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी जो बात हमने पढ़ा ना,
उस पर आधारित ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे और बड़ा सामान्य सा क्वेश्चन है। इसको मैंने प्रैक्टिस करके इस सब चीज को जो है ध्यान में रखना है। फॉर्मूला के साथ साथ ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका भी आपको आना चाहिए। फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए, फॉर्मूला तो याद करना सबसे कंपलसरी है। माने वो तो सबको एकदम ध्यान में रहना चाहिए और हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, समझे बात को। तो एक क्वेश्चन आपका ये था और एक टॉपिक था धारा घनत्व से जुड़ा हुआ। चलिए अब हम लोग इसके बाद जो है एक आखिरी टॉपिक पर बात करेंगे और उस आखिरी टॉपिक का नाम है, आज के क्लास का आखिरी टॉपिक है, माने करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं खत्म हो रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग माने विद्युत धारा तो हम लोग अभी पढ़ना शुरू ये किए हैं, ठीक ना। अब विद्युत धारा को हम लोग और भी जितने भी टॉपिक है उसको तो आगे देखेंगे, लेकिन आज के क्लास का ये आखिरी टॉपिक है। इसको बोलते हैं मोबिलिटी, माने गतिशीलता, ठीक है। इसका गतिशीलता का मतलब क्या होता है पहले आप समझ लो, उसके बाद फिर जो है आगे का जो भी इसका चर्चा है वो करेंगे। देखो गतिशीलता को सामान्य तौर पे हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, ध्यान रखना, गतिशीलता को म्यू से सूचित करते हैं। तो गतिशीलता का डेफिनेशन कहता है कि अगर मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, अगर एक चालक है और अगर आप इस चालक पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देते हो तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा ना वो सभी का सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ उसके विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसका कहना यह है, गतिशीलता का कहना यह है कि प्रति इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन द्वारा यानी किसी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन द्वारा जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्राप्त किया जाता है, जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्राप्त किया जाता है उसी को गतिशीलता कहा जाता है। समझ गए बात को। यानी फिर से आप समझ लो, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी संवहन वेग प्राप्त किया जाएगा यानी उतना अटेंड किया जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उसके डेफिनेशन से ये फॉर्मूला बन गया, एकदम सिंपल सा बात है और परिभाषा में वही चीज लिखे हैं, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन्ड बाय एनी चार्ज कैरियर इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज कैरियर यानी आवेश वाहक के द्वारा प्राप्त किया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी संवहन वेग को क्या बोलेंगे, मोबिलिटी या गतिशीलता कहेंगे। यही बात तो आपके सामने हम अभी बोल रहे थे, समझा रहे थे, वहीं से फॉर्मूला लाए, वही बात लिखा हुआ है। हिंदी में भी पढ़ो तो वही बात है, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक द्वारा प्राप्त किया गया वेग गतिशीलता कहलाता है। तो ये गतिशीलता का फॉर्मूला हो गया, जहां पर वीडी क्या है, अगर नहीं हो तो इस बात को आप लिख लो, हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना चर्चा किए हैं कि सब नाम तो याद रहना चाहिए। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, संवहन वेग, संवहन वेग। अच्छा, ई का मतलब क्या हो गया, तो ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ये क्या हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक ना। बाकी म्यू का मतलब तो आप समझ चुके हैं, मोबिलिटी हो गया माने गतिशीलता हो गया। अच्छा, अगर आपसे हम ये बोले कि इसका एसआई मात्रक बताइए, एसआई यूनिट, चलो इसको हम हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बनाए थे। अगर हम आपसे ये बोले एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी यानी गतिशीलता का एसआई मात्रक म्यू का, ध्यान रखना यहां पर म्यू का मतलब गतिशीलता है, म्यू का मतलब गतिशीलता है, समझ गए बात को। तो म्यू का एसआई मात्रक पूछ रहा है, अब म्यू का एसआई मात्रक फॉर्मूला देखो और आप निकालो। देखो वैसे भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एसआई मात्रक लिखोगे ना तो इसका तो खैर वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर लिखोगे तो इसके लिए आपका न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अगर इसको ऊपर फेंकोगे तो मीटर इंटू कूलम, मीटर इंटू कूलम,
ठीक है, इसको याद रखना। और नीचे में आ जाएगा n इंटू एस, n इंटू एस, एक ऐसा मात्रक ये हो गया। अच्छा, एक ऐसा मात्रक ये भी हो सकता है, ध्यान से देखना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं मीटर पर सेकेंड और बट्टा, याद कीजिए विद्युत क्षेत्र का एक और ऐसा मात्रक आपको बताए थे वोल्ट पर मीटर, तो चौथा बट्टा ऊपर जाएगा, इसका मतलब म्यू का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर बट्टा वोल्ट इंटू सेकेंड, ई भी एक इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसका दूगो ऐसा मात्रक हो गया, एक मीटर इंटू कुलम्ब बट्टा न्यूटन इंटू सेकेंड, और दूसरा आएगा मीटर स्क्वायर बट्टा वोल्ट इंटू सेकेंड, यानी म्यू का मोबिलिटी का दूगो ऐसा मात्रक हुआ। समझ गए बात को? तो हमारे ख्याल से विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है ये बात आप समझ चुके हैं। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट इसका लो और इसको जो है आप ध्यान में रखना, ठीक ना। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए, इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ये जो बात हम लोगों ने अभी देखा है इस पर आधारित एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये जो आज का क्लास है इसको हम समाप्त करते हैं। और ये तमाम बात रिवीजन करते रहना, छोड़ना नहीं है, एक भी बात को छोड़ना नहीं है, सारा चीज को तैयार करते चलना है और अभी तैयार करना है। ये नहीं कि नोट्स बना लिए और आखिरी टाइम के लिए इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा से कुछ दिन पहले तैयार करेंगे, उस टाइम में तैयारी ठीक से नहीं हो पाएगा, माने धरफड़ी में जो है तैयारी ढंग से नहीं हो पाएगा, इसलिए सब बात को तैयार करते चलना है। चलिए, एक क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर भी हम देख लेते हैं और हमारे सामने ऑप्शन भी दे रखा है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन देखते हैं और इसका जो है हम लोग जो है अभी ना इसका जवाब भी यहाँ पर अभी देने वाले हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या, पहले पढ़ो। अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एक चालक है, इस चालक को एक विद्युत क्षेत्र में हम रख दिए, इस चालक को एक विद्युत क्षेत्र में रख दिए, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन एक समान है, इसका मान है 2.5 गुने 10⁴ न्यूटन पर कूलम, यही तो बोला है। चलो कोई बात नहीं है, न्यूटन पर कूलम है तो न्यूटन पर कूलम में रख लिए। हालांकि इसका जो आंसर दे रखा है वो वोल्ट वाला में दे रखा है, वोल्ट पर मीटर वाला टाइप में, तो कोई बात नहीं है, जैसे भी ऑप्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग तो दोनों ऐसा ही मात्रक जानते हैं, समझे बात को, इसीलिए हम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलो एक तो ये बात है, एक चालक को विद्युत क्षेत्र में रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, तो स्वाभाविक बात है इलेक्ट्रॉन उल्टा भागेगा और भागेगा तो उसके पास कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। आगे क्या बोलता है देखते हैं। इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इलेक्ट्रॉन जो चलेगा ना वो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी संवहन वेग ये हो जाएगा, इसका आप ऐसा ही मात्रक में कन्वर्जन कर लीजिए। 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, बड़ा सिंपल कन्वर्जन, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है बात, पर सेकेंड। अच्छा बोला हमसे ये है देन इट्स मोबिलिटी विल बी, तो इसका गतिशीलता होगा, और गतिशीलता का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बट्टा इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो जानते हैं। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डाटा हमको न्यूटन पर कूलम में दिया है, लेकिन ऑप्शन हमको वोल्ट पर मीटर वाला टाइप से जो है बना करके दे रखा है, कोई बात नहीं है, हम लोग इसको जो है वोल्ट पर मीटर भी मान लेंगे क्योंकि ये और ये बराबर ही होता है। तो पहले रखना है वेलोसिटी का मान, यहां से उठाओ रख दो, कितना है 5 गुने 10⁻⁻2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है उसको रहने दे क्योंकि इधर जो है हमारे पास दे रखा है, ठीक ना। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है, तो ये दिया है 2.5 गुने 10⁴, और यूनिट जो भी है यूनिट अपना सबका सेम है तो स्वाभाविक बात है लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। चलो जी, ये अढ़ाई है और ऊपर 5 है, अढ़ाई दूना यानी 2 और गुने 10⁻, ई नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा -6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो भी यूनिट इसका है उस यूनिट के साथ। तो अगर आप गौर करेंगे तो 10⁻⁻6 कहीं पर है भाई, हाँ है, 2 गुने 10⁻⁻6 जो है वो लास्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो हमारा आखिरी बात था इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हमारे ख्याल से इससे पहले वाला का स्क्रीनशॉट दिलवा दिए, इसका स्क्रीनशॉट नहीं तो इसका भी पहले ले लो,
और उसके बाद इसका ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अब जो है ना आगे जो हम लोग विद्युत धारा को और आगे हम लोग जो अब पढ़ेंगे, इसी तरह से जैसे हम तुम लोगों को अभी बताते चल रहे हैं, इसी प्रकार से सारा बात जो है एक एक करके तुम्हारे सामने रखते चलेंगे। और साथ में कुछ छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ऑब्जेक्टिव तुम्हारे साथ इसी तरह से जो है करवाते चले जाएंगे। ठीक है, आखिरी टाइम में जो है ऑब्जेक्टिव जल्दी ज्यादातर लोग कर नहीं पाता है, इसलिए हम तुम्हारे सामने जो है माने फॉर्मूला जिस समय पढ़ाए उसी समय में इससे जुड़ा हुआ जो छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम कराते चलेंगे, ताकि पैटर्न को आप सीखते चलें। ठीक है, तो आज का जो क्लास है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जितना बात आज आपको हमने बताया है इसको ढंग से आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, और इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, इसको पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग जो है अब 11th के लिए भी माने आपको हमने जैसा कि इंफॉर्मेशन पहले भी दिया है, 11th के लिए भी हम लोग बैच ला रहे हैं और ये सोमवार से आपका बैच आने वाला है। ठीक है, उसका भी वीडियो अल्टरनेट में मिलते रहेगा और आपका भी वीडियो अल्टरनेट में जो है अब मिलते रहेगा। ठीक है, तो अपना तैयारी जारी रखिए और थोड़ा इस मामले में जो है वीडियो को आप निश्चित तौर पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उस लेक्चर में। अपना जो अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम फिर आपसे मिलेंगे, लेकिन तब तक आपको करना क्या है, तो जितना बात आप अभी पढ़े हो ये तमाम बात को आपको तैयार कर लेना है। ठीक ना, चलिए तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक अपना तैयारी जारी रखें।